हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास मैथ का और यहाँ पे हम आपको जो एग्जाम में आने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं क्या कर दे रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ। अगर इन क्वेश्चनों को अगर आप दोहरा के जाएंगे तो जहाँ तक मेरा मानना है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जितने भी सटीक और मोस्टली सटीक और जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट समझ आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं करा ही दे रहा हूँ। तो ये ढेर सारे यहाँ से क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। कम से कम मेरे जहाँ तक मानना है कि 150 से 200 और इतने तो कम से कम क्वेश्चन होंगे होंगे ही। अगर इतने अगर आप तैयार करके जाते हैं तो उसमें पेपर में बहुत मिलेगा आपको, क्वेश्चन ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। 30 से ऊपर तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं। अगर इतना क्वेश्चन दोहरा के जाते हैं 200 क्वेश्चन, उनमें से 330 क्वेश्चन मिलेगा तो फंसने की ज़्यादा संभावना है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ फिर आज बताता हूँ। और आज देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। क्वेश्चन जो होते हैं आपको लगता है कि लंबे लंबे क्वेश्चन है, पेपर में जब बोर्ड के पेपर में बैठते हैं तो जो विस्तृत में क्वेश्चन बनाता है तो लगता है क्वेश्चन लंबे लंबे। जैसे आज क्वेश्चन में ये फ्रंट पे लगाऊंगा तो क्वेश्चन देखने में आपको जनरली बहुत लंबा लगेगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही शार्ट होता है ऐसे क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आना नहीं बल्कि बना के आना है। तो चलिए देखिए फ्रंट पे ये क्वेश्चन लगा, उसको मैं डील करता हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से बता रहा है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। बता रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर है एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ एक्स और वाई कैसी संख्या है, आभास संख्या है, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। लेकिन किसका? बी का, एपी का एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते भी है पेपर में। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं पेपर में, और ये बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको मैं जल्दी से भी बता देता हूँ कैसे करेंगे, लेकिन पहले इस तरीके से देखिए सॉल्यूशन करते हैं। और उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ से ए बराबर कितना, एक्स की पावर 3 और वाई का स्क्वायर है, एंड बी की जो वैल्यू है वो है आपका एक्स और वाई का क्या है, क्यूब है। क्लियर? और आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ, एचसीएफ को ही बोलते हैं हम लोग क्या, मौसा, इतना तो पता ही होना चाहिए। किसका मौसा निकालना है, ए कामा बी का बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, जब यहाँ से एचसीएफ आप ए कामा कितना बी का, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मौसा। तो मौसा देखते कैसे निकालते हैं, मौसा में करते क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या, पहले यक्स कॉमन है और यक्स यक्स, और क्या क्या कॉमन है, वाई वाई कॉमन है, तो यक्स वाई लिख लिया। उसके बाद इनके पावर लगाते हैं, पावर को मतलब समझते हैं, घात लगाते हैं। और घात में क्या रखते हैं, जो सबसे छोटी पावर होती है वही रखते हैं। तो इन दोनों में यक्स की सबसे छोटी पावर बताइए। इसमें सबसे, इसमें पावर एक्स की 1 है और 3 है, इसमें कितना 1 है, तो सबसे छोटा इसमें से कौन है, 1 है, तो 1 रखेंगे। y पे चलते हैं तो y का पावर देखिए, y में पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो छोटा पावर रखते हैं। छोटा पावर इसका y का कितना है, ये 2, ये 3, 2 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका एचसीएफ आता है। एचसीएफ में करते क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको निकालते हैं, और उनके पावर जो सबसे छोटी पावर होती है वही घात लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही क्या है, सेकंड, एक क्वेश्चन बहुत ही शार्ट है। देखिए मैं आपको बता रहा कि क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ और आपके फ्रंट पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन। बता रहा कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। छात्रावास का मतलब समझते हैं हॉस्टल के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए ने जो 20 दिन तक भोजन लेता है यानी करता है, तो 1000 रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन करता है वो, 26 दिन खाना खाता है हॉस्टल में, तो 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए वो क्या करता है, 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है आपको।
क्लियर, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के व्यय का खर्चा निकालना है। अब इसका मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन इतना बड़ा है। देखिए मोटे मोटा ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जैसे जब आप कहीं पे हॉस्टल हॉस्टल लेते हैं तो आपका एक रेंट फिक्स किया जाता है कि भाई इतने दिन का, एक महीने का चार्ज होगा। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं तो उनका एक रेंट आता है ना, कि तुम हॉस्टल में खाना खा रहे हो तो तुम्हारे खाने का 6,000 7,000 रुपये आएगा। तो 7,000 में उसमें भी लिमिट रहता है कि 7,000 रुपये महीने में लेंगे, लेकिन खाने में क्या देंगे। खाने में एक आपके सामने लिस्ट होगी कि यही यही मिलेगा, इस दिन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि चाहे जो खाना जिस दिन मंगवा लो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर, तो उसमें एक डेटा बना रहता है कि इस दिन आपको ये खाना मिलेगा और 7,000 रुपये मंथली इस दिन ये खाना मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हॉस्टल ज्वाइन करिए, नहीं अच्छा लगता तो मत ज्वाइन करिए। दूसरा का ऑफर होता है कि जैसे आपको अगर मान लेते हैं 500 रोटी देगा, तो 5 रोटी के अलावा जैसे अगर आप 5 रोटी एक्स्ट्रा मांगना चाहेंगे तो उसका पैसा ऐड करना पड़ेगा फिर अपने तरफ से। 7,000 में काम नहीं होने वाला है, उसकी लिमिट रहती है तो इतना कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन यहाँ पे दिया गया है सवाल के अकॉर्डिंग। मान लेता हूँ तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या दिया है, और उसके बाद क्या यहाँ से मैंने डैश कर लिया। क्लियर, तो देखिए यहाँ से लास्ट में आते आते बोला है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए। नियत व्यय कितना है और एक दिन के भोजन का मूल्य कितना है। तो ये दोनों चीज बतानी, तो लेट कर लो, पता नहीं है, एक भी नहीं पता है तो मैं मान लेता हूँ, माना इसका जो प्रतिदिन का व्यय है, प्रतिदिन का व्यय का मतलब समझते हैं खर्चा। प्रतिदिन का जो खर्चा आ रहा है ना, वो मैं मान लिया कितना रुपए है, x रुपए है। और इसका जो नियत खर्चा है, क्या नियत खर्चा जो है, यानी खर्चा यानी जो व्यय है, वो नियत का मतलब जो फिक्स वाला व्यय है ना, वो मैं कितना मान लेता हूँ, मैंने y रुपये कंसिडर कर लिया। बस अब ये दोनों हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन के रिगार्डिंग और लोग काम कर लेते हैं। यहाँ से देखिए बता रहा है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करती है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया। जब यहाँ से आगे, जब ए विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है और 1,000 रुपये पैड करता है 20 दिन, एक भाग नियत है। इसमें दो चीज शामिल है, एक नियत, तो उसका नियत का तो पैड करना ही है, और प्लस में जो 20 दिन कर रहा है इनको एक्स्ट्रा पैड करना है। तो नियत वाला भाग देखिए, नियत तो इनको देना पड़ेगा, जो नियत है उसका मंथली जो फिक्स रेट है या फिर एक दिन का जो रेट वो फिक्स है ना, तो इनको तो देना ही होगा। वो नियत वाला कितना है, y रुपये है इनका, ये तो पैड करना ही होगा। प्लस में डेली वाला जो खर्चा है इनका, प्रतिदिन का हमने व्यय निकाला है, तो डेली का इनका व्यय कितना रुपये आ रहा है, डेली का खर्चा x रुपये है, एक दिन का x रुपये है। इन्होंने किया कितना है, 20 दिन भोजन लिया है, तो एक दिन का x रुपये आएगा, तो 20 दिन का कितना आएगा, 20 इंटू हो जाएगा कितना x। जैसे एक दिन का 5 रुपये होता, x ना मान के 5 रुपये मानते, तो 20 दिन का कैसे निकालते, गुणा करके निकालते हैं ना, तो गुणा कर लिया। तो ये नियत हो गया इनका, और 20 दिन का इतना रुपये आ गया। इन दोनों को मिला के इन्होंने पैड किया कितना रुपये, 1,000 रुपये पैड कर दिया। अब इसको समीकरण नंबर कितना बना लीजिए, फर्स्ट बन जाएगा। अब इसी तरह एक और है सेकेंड प्रश्नानुसार, एक और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से ले लेते हैं। अब आगे बोल रहा है कि एक विद्यार्थी और है जिसका नाम बी है, जो 26 दिन भोजन करता है, तो उसका भी नियत वाला तो खर्चा फिक्स है, नियत वाला खर्चा को हमने कितना माना, y है, तो इनका भी नियत वाला तो इतना तो आएगा ही, प्लस में 26 दिन जो कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो उसका भी अमाउंट आ रहा है। तो इनका अब एक दिन का व्यय x रुपये है, तो 26 दिन का व्यय इनका 26x इनका भी आएगा, और इक्वल इन्होंने कितना पैड किया, 1180 रुपये अदा करना पड़ा। बस अब इसको बना लो समीकरण नंबर कितना, 2। अब कुछ करना नहीं, अब समीकरण ए का समीकरण 2 को हल कर लो, और यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, और फिर यही आंसर हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पे, हल करने पे। अब जानते हैं ना, ये सब दो चर के रैखिक समीकरण वाला टॉपिक है आपका सिलेबस में, उसी से क्वेश्चन ये सब बन रहे हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करने पे, अब इनको हल कैसे करेंगे, चाहे विलोपन विधि लगा लो, चाहे वज्र लगा लो, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है,
बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है आपको हल करने के लिए, है ना। बताइए उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करिए। तो बीजगणितीय विधि से निकालना है तो विलोपन लगा लो, चाहे वज्र लगा लो या फिर प्रतिस्थापन लगा लो, जो मस्त हो उससे कर लीजिए। तो चलिए मैं इसमें लगा लेता हूँ कौन वज्र विलोपन वाला विधि लगा लेता हूँ या फिर प्रतिस्थापन, तो कोई लगा सकते हैं, मैं इस विधि का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब मैं क्या किया, उसके बाद लिखा अब थोड़ा सा और है, उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से हम लोगों को आंसर मिल जाने वाला है। तो देखिए ये y हो जाएगा। अब यहाँ से अब हल करते हैं। अब हो जाएगा y प्लस, यहाँ से हो जाएगा y प्लस 20 इंटू एक्स इक्वल, यहाँ से हो जाएगा कितना 1000 हो जाएगा। और सेकेंड वाला इसका हो जाएगा y और प्लस ये हो जाएगा 26x और इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1180 हो जाएगा, 1180 हो जाएगा। बस अब इन्हीं दोनों को आप हल कर लीजिए और यहाँ से आंसर मिल जाएगा। और मैंने इसको ऐसे किया, मैंने इसको ऐसे किया। ये कौन सी विधि है आपका, ये विलोपन वाली विधि है। बस इसमें से किसी एक चर को गायब कर लो, चाहे x को गायब कर लो चाहे y को गायब कर लो। इसमें गायब किसको करना आसान है, y को है, क्योंकि इसका गुणांक 1 है तो आसान है। तो इसका गुणांक 1 है तो इसका गुणांक यहाँ पे डालते हैं, इस y का गुणांक यहाँ पे डालते हैं। हटाने का तरीका अब अंदर गुणा कर देते हैं। 1 गुणे y करेंगे तो हो जाएगा 1y और 1 गुणे 20 करेंगे तो 20x तो ही रहेगा इक्वल 1 गुणे 1000 करेंगे तो 1000 आ जाएगा इसका। फिर 1 से इसमें गुणा करेंगे तो फिर 1y आएगा, फिर हो जाएगा कितना हो जाएगा 26x हो जाएगा इक्वल, फिर हो जाएगा 1180 ही होगा। बस अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसका साइन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये प्लस में रहता है तो इसके अपोजिट लगाते हैं, माइनस अगर प्लस में तो माइनस, अगर प्लस में तो माइनस। अगर माइनस में रहता है तो लगाते हैं किसमें, प्लस में। ये रूल पता होना चाहिए। अब देखिए अब ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, एक y प्लस में है, एक y यहाँ पे माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इनमें से कर लेते हैं इनको। अब देखिए ये 20x प्लस में है, यहाँ पे 26x अब माइनस में हो गया, घटेगा तो आएगा आपका कितना 6x। और ये चिन्ह किसका लगेगा, बढ़ेगा, घटाएंगे तो 6x हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा 26x बड़ा, उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा इक्वल। इधर घटा लेते हैं 1080, सॉरी 1000 में से घटाना है, ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा। 1080 में से 1180 में से 1000 घटाना है तो आपका आ जाएगा 1080, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। और यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटू में है, इसके रिस्पेक्ट में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 180 डिवाइड बाई माइनस का 6 हो जाएगा। और इसको अगर आप काटेंगे ना तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू यहाँ से मैंने पाया कितना 30 पा लिया यहाँ से। और x का था नियत व्यय कितना, x कितना था 30, 6 त्रिक हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितना निकल गया 30 निकल गया। अब उसके बाद अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी ये उल्टा हो गया, x की वैल्यू जो हम लोग माने थे किसका है, प्रतिदिन का खर्चा आ गया है। यक्स आया है जो ये प्रतिदिन का आया है, एक दिन का 30 रुपया जा रहा है। अब इसका मान किसी में रख लेते हैं, डेली का हम लोग पता कर लेते हैं। तो इस x का मान किसी समीकरण में आप रख सकते हैं जिससे आपका डेली का निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 जो है इसी में रख लो, आपको मिल जाएगा आंसर। समीकरण 1 में x बराबर 30 रखने पे क्लियर। तो बस समीकरण 1 में x बराबर 30 रख लो और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ से। और ये तो समीकरण क्या है, यही है। अब y अब प्लस में हो जाएगा कितना 20x इक्वल हो जाएगा कितना 1000 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 30 डालो तो यहाँ से हो जाएगा y अब प्लस 30 और गुणे कितना है, ये 20 है इक्वल हो जाएगा 1000। और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 600 और इक्वल 1000 हो जाएगा। और y की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 और माइनस इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 600 हो जाएगा। और घट के आ जाएगा कितना 400 रुपये आ जाएगा y बराबर। और y हमारा क्या था, y हमारा नियत खर्च था। तो यही आ गया इसका नियत खर्च 400 रुपये।
और इसका जो आ रहा था एक दिन का वो कितना था, ये 30 रुपए थे। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। तो बस ऐसे ही कर लेना है। अब इतना होने के बाद अगर लिखना चाहते तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। नीचे लिख सकते हैं कि अतः नियत खर्च, ऐसे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं अतः नियत जो खर्च था वो मैंने y माना था, और y हो जाएगा कितना 400। और उसके बाद जो हम लोग ये लिखे थे डेली का प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन का खर्च, और इसको मैं कितना माना था x, और ये कितना हो जाएगा 300। यही आंसर हो जाएगा, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताने वाला हूँ। सवाल है, मैं इसको बताता हूँ, इसको भी ऐसे ही करना। मस्त सवाल बता रहा है कि एक भिन्न, इसको कैसे हल करना वही बोला है। टाइटल लिखे निम्नलिखित तरह बोला समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बताइए और उनकी किसी बीजगणितीय विधि से उनको हल करना है। बता रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो फिर आपको बतानी है कि वह भिन्न बताइए कि कितना होगा। ये भी मस्त सवाल ही है, और इसको हल करना है तो सबसे पहले हम लोग कर देंगे क्या, सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है, और उसके बाद क्या ये डैश हो जाएगा। ठीक है, बता रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो लास्ट में आते थे बोला वो भिन्न ज्ञात करिए। तो मैं मान लेता हूँ वह भिन्न, मैं मान लिया, माना वह भिन्न बराबर कितना है x/y है, क्योंकि भिन्न जो होता है वो अंश और हर के रूप का होता है। तो मैंने x/y मान लिया, यही भिन्न है x/y। अब यहाँ से कर लेते हैं इसको, अब प्रश्नानुसार ले लेते हैं, उसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट प्रश्नानुसार। फर्स्ट प्रश्नानुसार बता रहा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। भिन्न तो यही माना था, अब उसके अंश में एक घटा दो, इसके अंश में एक घटा देते हैं। तो इसका अंश कितना, पहले x में से एक घटा दिया, हर में कुछ नहीं करना, हर वैसे रह जाएगा। तो अगर ऐसा करने से भिन्न जो होगा हो रहा है 1/3 हो जा रहा है, 1 कितना हो रहा है 3 हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए और बेस्ट होगा। इसका गुणा कर लीजिए, 3x हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 1 गुणे y करेंगे तो y हो जाएगा। ये x एक साइड कर लेते हैं इसमें, और y x एक साइड होना चाहिए, जो अचर वाला पद होता है उसको एक साइड करते हैं। 3x इधर प्लस में इधर आएगा तो -y हो जाता है, इक्वल 3 हो जाएगा। क्यों ऐसा करा, क्योंकि जब हम लोग वो विलोपन प्रतिस्थापन ये सब विधि लगाएंगे ना, तो उसमें x और y एक साइड होता है, तभी वो विधि सही होती है, नहीं तो फिर रॉन्ग आ जाती है कुछ। इसको समीकरण कर ले लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, एक और शर्त है सेकेंड प्रश्नानुसार। सेकेंड प्रश्नानुसार बोला है, आगे बोलने के बाद वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब देखिए इस बार हर में जोड़ रहा है, तो भिन्न वही तो है x। अब हर में क्या किया गया ना, 8 जोड़ देने से वह 1/4 हो जाती है। अब इसका क्रॉस लगा लो, तो यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल हो जाएगा 1 गुणे y करेंगे तो हो जाएगा y, अब प्लस 1 गुणे 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। y को एक साइड कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा 4x - y इक्वल 8 हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण नंबर बना लिया, कितना मैंने 2 बना लिया। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लो और आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पे, हल करने पर, अब हल करने की कैसे, वही 3 विधि है। तो इसमें चलो विलोपन वाला विधि मैं लगा ही लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग का आंसर मिल जाने वाला है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस का कितना है y है इक्वल 3 है। अब आगे यहाँ से हो जाएगा 4x और माइनस का y है इक्वल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो और यहीं से हम लोगों का क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब इसको हल कर लेते हैं और यहाँ से मिल जाएगा आंसर। चलो किसको गायब करना है इसमें, x को या फिर y को, किसी को गायब करो। चलो x को ही गायब करते हैं इस बार। तो कैसे गायब करेंगे, ये वाला जो गुणांक होता है यहाँ पे डाला जाता है, और ये वाला गुणांक जो होता है यहाँ पे डाला जाता है। अब अंदर गुणा कर लो, 4 10 हो जाएगा कितना 12x, और माइनस 4 गुणे y करेंगे तो 4y हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 4 10 हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर लेंगे तो 4 10 12x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3y हो जाएगा, और इक्वल 8 3 का कितना हो जाएगा
24 हो जाएगा बस। अब उसके बाद यहाँ से ये आंसर मिल जाने वाला है आपको जल्दी से। और ये प्लस में रहेगा तो फिर किस में डाल देते हैं इसको, माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में, उल्टा काम करते हैं, प्लस माइनस में तो प्लस में। अब देखिए 12y हो जाएगा, ये प्लस में है, 12y यहाँ पे माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ये देखिए माइनस का 4y है, अब ये 3y इसका चिन्ह हो जाएगा, अब क्या प्लस नीचे वाला मान होना स्टार्ट हो जाता है। तो 4y में से घटाएंगे जब 3y को, घटेगा ना, x y है तो घटेगा, तो आएगा 1y, और चिन्ह किसका लगेगा, बढ़ेगा, बड़ा 4 है ना तो उसका चिन्ह माइनस होगा, इक्वल। अब यहाँ से देखिए 12 प्लस में है और ये 24 माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस है तो भी घट जाएगा। तो 24 में से घटाएंगे 12 तो आएगा कितना, 12 आएगा, और चिन्ह बढ़ेगा, 24 बड़ा उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगा कितना, 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 1 गुणे y करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे y में तो 1 है, y ही आएगा और 12 हो जाएगा। तो यानी एक चीज हमको पता हो गई, x की वैल्यू आ गई, ये तो 12 हो गई। अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो y की वैल्यू 12 आया है। अब y का मान क्या कर लेते हैं, किसी समीकरण में रख के वहां से x का मान निकाल लेंगे। जब x और y पता हो जाएगा तो भिन्न तो x और y ही माने हैं, भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब लिख लेते हैं y का मान समीकरण नंबर 30 में, 1 में रखने पे, चाहे 2 में रख लो चाहे 1 में रख लो, किसी में रख लो, तो मैं यहाँ पे 1 में रख लेता हूँ। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 लिख लेना, क्या है समीकरण 1, देखिए हमारे यही है 3x और माइनस वाई इक्वल कितना है, 3 है। और y की वैल्यू इसमें कितना डालना है, 12 डालना है, तो यहाँ से 3x और माइनस 12 इक्वल 3 हो जाएगा। और फिर आपको आंसर देखिए मिलने वाला है। अब यहाँ से 3x हो जाएगा और ये 3 है और माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल 15 हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालेंगे, एक 3 मिनटों में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि जिसका मान निकालना तो उसको अकेले करना ही पड़ेगा। तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 बार काटेगा। तो यानी मैंने y की वैल्यू यहाँ से पा ली है कितना, 5, x का, y का 12 निकल गया, यहाँ से 12। अतः लिख लेना भिन्न, अब यहाँ से नीचे लिख देना अतः जो भिन्न है वो हमारी x/y थी। अब x की वैल्यू मैंने 5 और y की वैल्यू कितना है, 12। जो भिन्न आ गया आपका कितना आ गया निकल के, यहाँ से 5/12 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका, क्या ये आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से समझ आया होगा इतना क्वेश्चन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा, और बोर्ड के एग्जाम में देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा अगर आप डेली लिखेंगे तो। चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।